हेलो कक्षा 7 के विद्यार्थियों, हम अभी पढ़ रहे हैं ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? ऊष्मा प्रक्रम चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन के प्रक्रम द्वारा होता है। सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है, ऐसा नहीं है। सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से होता नहीं है, जैसे कि लकड़ी और प्लास्टिक। तो जिस जिस पदार्थ में, या कहा जाए तो जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं, उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, आप कोई भी धातु ले सकते हो। कोई भी धातु होता है वो ऊष्मा का चालक होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये व्याख्या जो है वो मुख्य पाठ कर लेनी है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं, उन्हें उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। और जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने नहीं देते, उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। तो उसमें आप उदाहरण के तौर पर किसे ले सकते हो? हवा को ले सकते हो, लकड़ी को ले सकते हो, प्लास्टिक को ले सकते हो, है ना? तभी तो जब हमारे स्विच बोर्ड जो होती है, उसमें जो स्विच होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है। अंदर करंट होने पर भी हमें वो नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उस पर जो अस्तर लगा हुआ होता है प्लास्टिक का, वो ऊष्मा का कुचालक है। अब हमने आगे देखना है कि प्रवाही में ऊष्मा का चालन स्थानांतरण कैसे होता है। तो उसके बारे में भी हमने अगले वीडियो में देखा। क्या देखा? कि ऊष्मा का चालन प्रवाही पदार्थों में संवहन प्रक्रिया से होता है। ठीक है, संवहन प्रक्रिया कैसे होती है? तो जहाँ पर गर्मी होती है, लगती है पानी को, वहाँ का पानी गर्म होकर ऊपर की तरफ गति करता है और ऊपर का पानी उसकी जगह लेने के लिए नीचे की तरफ आ जाता है। और यह प्रक्रम तब तक चलता है जब तक कि पूरा पानी गर्म ना हो जाए। ठीक है, उसके बारे में उसके बाद हमने ये भी देखा कि ऊष्मा ऊपर की तरफ चलती है, जाती है ना, ज़्यादा लगती है। तो क्रियाकलाप 4.9 में हमने देखा कि हाथों से ऊपर दूसरे हाथों को ज्वाला में पार्श्व कैसे ऊपर की तरफ ऊष्मा का संवहन होता है। अब तटीय क्षेत्रों के बारे में हमने देखा, समुद्र समीर और थल समीर के बारे में। थल समीर का मतलब क्या होता है? तो दिन को ज़मीन जो होती है वो समुद्र सपाटी से ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, समुद्र सपाटी से जल्दी जो थल होता है वो सूर्य के ताप से ज़्यादा गर्म हो जाता है, भूमि जो होती है। तो भूमि अगर गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है और वो ऊपर की तरफ गति करती है। तो उसकी जगह लेने के लिए समुद्र थल का जो ठंडी हवा होती है वो थल की ओर बहती है, तो उसको समुद्र समीर कहा जाता है। रात को दिन के मुकाबले रात को पानी जल्दी ठंडा नहीं हो जाता, वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है ना? आप देख लीजिए, सर्दी में आपको नल का पानी ठंडा नहीं लगेगा। अगर आपके पास बोर हो और अगर आप ज़मीन के नीचे से पानी निकालोगे तो ऊपर के पानी के मुकाबले, खुले पानी के मुकाबले अंदर से आने वाला पानी गर्म लगेगा। तो समझे आप? यहाँ यहाँ पर पानी को गर्म होने में भी देर लगती है और ठंडा होने में भी देर लगती है। तो रात को क्या होता है, समुद्र का पानी गर्म होता है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म होगी। गर्म हवा ऊपर की ओर गति करती है तो उसकी जगह लेने के लिए थल से हवा समुद्र की ओर बहती है, तो उसे थल समीर कहा जाता है। ये समझने की बात है, ठीक है ना? टीचर ने क्या बोला आप उस पर विचार कीजिए। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्माहट का अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तब ऊष्मा कैसे पहुंचती है? ये चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती। ठीक है, उसके लिए हमने देखा ठोस पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? चालन के द्वारा।
प्रवाही में संवहन के द्वारा। लेकिन सूर्य की गर्मी हमारी पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण के प्रक्रम से आती है। ऊष्मा विकिरण भला क्या है? विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। आप देखिए, यहाँ पर पृथ्वी है, नहीं, यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर पृथ्वी है हमारी गोल। यहाँ से गर्मी आती है, लेकिन बीच में उन्हें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। गर्मी डायरेक्ट कहाँ पर आती है? गर्मी डायरेक्ट कहाँ पर आती है? पृथ्वी के सपाटी पर आती है। ठीक है, तो क्या होता है? माध्यम जैसे वायु अथवा जल के आवश्यकता नहीं होती। जैसे जल होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? पहले यहाँ का जल गर्म होता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर ऊपर का जल नीचे आता है, तो बीच में माध्यम कौन है? जल ही है। ठीक है, ठोस पदार्थ जो है, ठोस पदार्थ में यहाँ गर्म होता है, फिर यहाँ गर्म होता है, फिर यहाँ गर्म होता है। अगर हम यहाँ पर गर्मी दे तो ठीक है, तो माध्यम कौन बनता है? यहाँ की गर्मी यहाँ गर्म हो गया, लेकिन माध्यम कौन बना? बीच की पूरी जो पट्टी होती है वो माध्यम बनी ना। गर्मी यहाँ से होकर यहाँ पर स्थानांतरित हुई। ऐसा नहीं है कि गर्मी ऐसे ही स्थानांतरित हो गई, लेकिन सूर्य की गर्मी पृथ्वी पर बिना माध्यम के डायरेक्ट आती है। ठीक है, वहाँ पर किसी जल या वायु की जरूरत नहीं होती। जब हम किसी तापक के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। जैसे हमने तापना किया, कुछ जलाया, सर्दी में ठंड लग रही है और कुछ जलाया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बैठे हैं, तो यहाँ पर इसी प्रक्रम से, ऊष्मा विकिरण के प्रक्रम से हमें गर्मी लगती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा की विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। तो हमारा शरीर भी ऊष्मा विकिरण की प्रक्रिया से ही गर्म होता है और किसी ठंडा भी होता है। उसी तरह अगर हमने कोई बर्तन को गर्म किया, ठीक है, किसी गर्म बर्तन को गर्म किया और फिर उसको साइड पे रख दिया, तो थोड़ी देर में क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। तो वो अपनी ऊष्मा कहाँ छोड़ देता है? हवामान में छोड़ देता है, ऊष्मा विकिरण की जरिए। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरित किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो उसका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? ठीक है, क्यों? क्योंकि आप पर आने वाली ऊष्मा बीच में छाता पर रुक जाती है। ठीक है ना। अब देखिए, हम देखते हैं सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। ठीक है, आपको पता है, आप छोटे थे तभी से पढ़ते आ रहे हो कि सर्दी में आप गर्म वस्त्र पहनते हैं और गर्मी में आप सूती कपड़ा पहनते हैं। क्यों? तो सर्दी में हमें गर्माहट की ज़रूरत पड़ती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, या तो फिर गर्म कपड़े ना पहने तो फिर हम डार्क रंग के कपड़े पहनते हैं, या फिर 2 कपड़े के लेयर वाले कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें गर्मी लगती है, हमारा शरीर गर्म रहता है। जबकि जब गर्मी आती है तो हम क्या करते हैं? गर्मी में हम या तो पतले सूती कपड़े पहनते हैं या फिर हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं। हल्के रंग के वस्त्र पहनना भी हमें फ़ायदा कारक है। क्यों? तो हम ये यहाँ पर देखेंगे। आज आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयत देते हैं, है ना?
तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? आइए इसका पता लगाएं। टीन के एक जैसे दो डिब्बे लीजिए। इनमें से एक के बाहरी पृष्ठों को काला, दूसरे से बाहरी पृष्ठों को सफ़ेद पेंट कीजिए। दोनों डिब्बों को बराबर मात्रा में जल से भरिए और उन्हें दोपहर समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रखिए। ठीक है, एक 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 बर्तन को किस रंग से रंगना है? एक पतीले को काले रंग से रंगना है, एक को हल्के सफ़ेद रंग से रंगना है और दोनों को धूप में दोपहर में 1 घंटे तक रखना है। फिर देखिए क्या होता है। डिब्बों जल से ताप मापिए। अब तापमापी लाइए और फिर आप दोनों डिब्बों में से तापमापी से उनका तापमान मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में जल अधिक गर्म है? केवल जल को छूकर भी आप दोनों में ताप के अंतर का अनुभव कर सकते हो। जब हम देखेंगे कि तापमापी से हम ताप मापेंगे तो यहाँ सफ़ेद रंग का ताप कम होगा, जबकि काले रंग का जो पतीला है उसका ताप ज़्यादा होगा। वो पानी ज़्यादा गर्म हो गया होगा 1 घंटे में, जबकि 1 घंटे में वही पानी कम गर्म होगा। क्यों? तो इसके लिए भी क्रियाकलाप है। देखें, क्रियाकलाप में उपयोग किए गए दोनों डिब्बे लीजिए। इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप का 60 अंश डिग्री का तापमान जल भरिए। दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रखिए। 10-15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप नाप कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ है? वो भी देखिए कि अब हमें ये देखना है कि पानी समान दर से ठंडा होता है। क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मी में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। समझ में आया आपको? गहरे रंग के पृष्ठ जो होते हैं वो अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। मतलब अगर हम काले कपड़े पहनकर गर्मी में निकलेंगे तो वो ज़्यादा गर्म हो जाएंगे और हमें काफ़ी गर्मी लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम सफ़ेद वस्त्र पहनकर निकलते हैं तो क्या होगा? सफ़ेद रंग पहनने से निकलने पर सूर्य का ताप हम पे गिरेगा और फिर वो वापस से परावर्तन हो जाएगा। और सफ़ेद रंग जो हल्के रंग होते हैं, सफ़ेद नहीं हल्के, कोई भी हल्के रंग जो होते हैं वो ज़्यादा गर्मी अवशोषित नहीं करते, इसलिए ज़्यादा गर्म नहीं होता है, तो हम आसानी से इस गर्मी में दिन निकाल सकते हैं। आपको ये कारण भी पूछा जाएगा तो आपको ये लिखना होगा। इसीलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है, क्योंकि सर्दी में ऑलरेडी हमको क्या लगती है? ठंड लगती है। और अगर वो ज़्यादा गर्मी अवशोषित करेगा कपड़ा हमारा, तो हमें गर्मी लगेगी और हमें अच्छा लगेगा, है ना? और हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग के परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदायक लगते हैं। यहाँ पर देखिए, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। तो क्यों हमें सर्दियों में ऊनी वस्त्र उष्ण बनाए रखते हैं, उसका भी कारण हम देख लेते हैं। सर्दियों हमें ऊनी वस्त्र पहनने हैं। ऊष्मारोधी है। इसमें अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है और वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरण होने से रोकती है। ये कारण है। आपको पूछा जाए तो आपको लिखना है कि यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। समझे? उनके वस्त्रों में क्या होता है? आप ढीले ढाले होते हैं, उसके कपड़े देखे रेशम, तो उसमें क्या भरी रहती है? हवा। और हवा हमारी शरीर की जो ऊष्मा होती है, हमारे शरीर की जो गर्माहट होती है, उसको बाहर जाने से रोकती है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने को छूट हो, तो आप कौन से इस्तेमाल करेंगे? तो हम हमेशा एक के ऊपर एक, दो कंबल, जो 2 लेयर होते हैं ना, हमारे जो ब्लैंकेट होते हैं उसमें 2 लेयर होती है, तो हमें 2 लेयर वाले कपड़े पसंद करना चाहिए। क्यों? तो 2 लेयर के बीच क्या होती है? हवा भरी होती है और हवा जो होती है बीच वाली, वो हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। अगर बहुत सर्दी हो
तो हम उन कंबलों के बीच में भरी वायु हमारे शरीर में से ऊष्मा जाने से बाहर रोकती है, तो हमें ऊष्मा का एहसास होता है और ठंड में हम आसानी से रह सकते हैं। यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है। ये प्रमुख शब्द है जो आपको लिख लेने हैं। नीचे वाले जो ये ब्लू पत्ते में जो लिखा हुआ होता है वो हमारे पाठ में हमने क्या सीखा उसके बारे में टूक में सार दिया गया है, तो वो आपको पढ़ना है। यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है।